वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, किसी भी जगह पर फलाही इदारे इसलिए कायम किए जाते हैं कि बेसहारा यतीम लोगों को रहने की जगह फराहम की जाए, उनकी ज़रूरियात भूख प्यास का ख्याल रखा जाए। लेकिन लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में सोशल वेलफेयर के नाम पर एक फलाही इदारे में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ बेसहारा यतीम और गरीब खवातीन और बच्चों को न सिर्फ भूखा प्यासा रखा जाता है बल्कि जिनसी तौर पर हिरासा भी किया जाता है। और हैरानगी की बात तो यह है कि ये कोई प्राइवेट नहीं, सरकारी फलाही इदारा है। देखेंगे कि ये सारा मामला है क्या। दूसरी जानिब हम बात करेंगे रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल की, जहां एक चूहा नौमौलूद बच्चे को नोचता रहा, इसे जख्मी कर दिया, लेकिन अस्पताल की इंतजामिया को खबर भी ना हुई। देखेंगे कि अस्पतालों में ये कैसा सिस्टम है जहां बजाय सेहत की उल्टा बीमारियां ही बांटी जाती हैं। ये कैसा सफाई सुथराई का इंतजाम है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि बैतुल माल में बेकस औरतों और बच्चों को भूखा प्यासा रखने और हिरासा करने वालों को क्या कभी कोई सजा मिल पाएगी? इस पर अपनी राय दीजिए, ईमेल करें, SMS कीजिए या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले कायस साहब से पूछते हैं। जी कायस साहब। शाजी, आगाज़ में मैं बात करूंगा वही ऑस्ट्रेलियन फर्म जो यहाँ पे जिसे हमने ठेका दिया था बलूचिस्तान में, उसकी कल हेयरिंग थी, मगर इस हवाले से नए किरदार भी सामने आए हैं, जिसमें एक चागी का जो सादात कबीला है उसकी जो खातून कोई रिप्रेजेंटेटिव है रुबीना शाह, वो भी सामने आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है, जिसपे उन्होंने बताया जी कि यहाँ पे जो साइनाइड गैस इस्तेमाल की गई है बड़ी हज़ार्डस है। और उन्होंने बहुत तनकीद की है मुशर्रफ परवेज़ साहब के किस तरह ठेका उन्होंने दे दिया। और इसके अलावा जो ये भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बताया कि क्योंकि उन्हें वो सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का, तो इसलिए हमने रोका। इस पर बात करेंगे कि हमें क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। और सेकेंडली बात करेंगे FIA ने फिर नोटिस दे दिया है फार्मर प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को, और ये कहा है कि वो मुतमिन नहीं है जो पहले उन्होंने जवाब दिया है। इसके साथ ही जो है एफेड्रिन केस में भी सुप्रीम कोर्ट को मूव किया है ANF ने कि जी इनकी ज़मानतें जो हैं मूसा गिलानी की और शहाब मखदूम शाह की वो कैंसिल कर दी जाएँ। यह क्या मामला है? और फिर एक बड़ी दिलचस्प खबर जो ताइवान से आई है, जिसमें हज़ारों लोगों ने एक एहतजाज किया और ये मुख्तलिफ लोग थे वर्किंग क्लास के, और इन्होंने मार्च किया जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस था और उस पर उन्होंने गंदे अंडों की बारिश कर दी। और लेकिन उनके मुतालबात बड़े जायज़ थे। वो कह रहे थे कि जो एजुकेशन महंगी हुई है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, जो लैंड माफिया और कब्ज़ा ग्रुप जो है वो लैंड ग्रैब करने वाले हैं उनके खिलाफ बात हुई, फिर जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए, और फिर वर्कर्स के राइट के हवाले से। और वो यही कह रहे हैं कि हुकूमतें जो 1% को नवाज रही हैं एट द एक्सपेंस ऑफ 90%, वही जो अल तहरीर स्क्वायर में बात हो रही है जो यूरोप में हो रही है और पूरी दुनिया में कजी है। और आखिर में मैं जो कल मेरी खबर रह गई थी इजिप्ट की मुर्सी साहब की, क्या कहानी, एक तो वो वाक़यात हैं जो सामने हो रहे हैं, मगर मैं आज वो फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जो इससे पहले हस्नी मुबारक के ज़माने में आम आदमी किस माशी हब्स में रह रहा था और आज जमहूरियत के नाम पे उस माशी हब्स को कैसे मुर्सी कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हीं को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो अमेरिका हो। तो ये जो अखवानुल मुस्लिमून और ये जो इस्लाम का इतना बड़ा हुआ इन्होंने खड़ा किया हुआ था, ये बेसिकली इस्लाम और मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि उन्हीं के ही मामला में उनके माहौल होते हैं। इस पर मैं बात करूँ। शादिया, आपने इब्तदा में अपनी स्टोरी में हॉस्पिटल्स का भी जिक्र किया, तो मैं आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के मसले पर बात करूंगा कि गुज़श्ता कई हफ्तों से वहाँ पर स्ट्राइक जारी है। और अफसोस की बात यह है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बजाय इसके कि जो अगवा कुनिंदकारान थे जो डॉक्टर्स को अगवा कर रहे हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के उन्होंने डॉक्टर्स के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी है। उनकी हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया और ये कहा है कि उनको जेल भी भेज दिया है डॉक्टर्स को। तो इस पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है कि इंतज़ामिया बजाय इसके उन लोगों को रोके, उन लोगों को पकड़े जो डॉक्टर्स को मार रहे हैं, डॉक्टर्स को ही उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर दूसरी जो मैंने आज स्टोरी वो उठाई है वो है इंसानों की स्मगलिंग। बताया जाता है कि पाकिस्तान में ये एक जो बड़े गैर कानूनी धंधे हैं उनमें से है। करोड़ों डॉलर जो हैं हर साल इससे कमाए जाते हैं और पाकिस्तान के बड़े बड़े FIA के बड़े बड़े अहदेदार और बहुत सारे दूसरे लोग इसमें मुलव्वस हैं। इस पर हमारे साथ सेनेटर अनवर बेग को भी लेंगे और उनसे बात करेंगे कि ये मामला है क्या। और फिर शाजिया जिक्र करेंगे इसका अफ़गानिस्तान का। मैंने 2 दिन पहले भी ये स्टोरी करने की कोशिश की थी कि वहाँ पर जो अफ़गान सदर हामिद करज़ई हैं वो उनका क्या बिहेवियर है जिसकी वजह से उनके जो नेबरिंग कंट्री है, मसलन जैसे हम हैं, हमें क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, और अमेरिका जो वहाँ से अपनी फ़ौज निकालने की बात कर रहा है उसको क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और सारा ये मामला क्या होगा।
और दूसरा एक जो अहम मौजू आज होगा वो हम पाकिस्तान रेलवे की कहानी बताएंगे। जुल्फ़िकार अली महतू जो हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो हमारे साथ होंगे, देखेंगे कि हमें ज्वाइन करेंगे कि क्या ये कहानी है, रेलवे का आने वाला नक्शा क्या बन रहा है और जो हज़ारों लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा और क्या रेलवे दोबारा पाकिस्तान के शहरियों को एक ट्रांसपोर्टेशन जैसे होती थी क्या वो दोबारा फ्राहम करने में कामयाब होगी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। थोड़ी देर में हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली हमें स्टूडियो में ही ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली ने हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया। जुल्फ़िकार से पूछते हैं कि ये आज हमें क्या बताने वाले हैं। जी जुल्फ़िकार। जी, मेरे पास खबर ये है कि पाकिस्तान रेलवे को 1970 में इलेक्ट्रीफाई किया गया था और पिछले 3 साल से इलेक्ट्रिक ट्रेनें पाकिस्तान में बंद हो गई थी। अब खबर ये है कि ये ट्रेनें दोबारा चलाने का फैसला हो गया है। अच्छा। और इलेक्ट्रिक शेड जो है इंजन का, उसकी सफाई हो रही है, वहाँ बल्ब लगाए जा रहे हैं और 4 इंजनों की रिहेबिलिटेशन के लिए टेंडर कॉल किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। नहीं तो अगर ये इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं तो लोड शेडिंग होती रहती है, तो हर चौक में रुक जाया करेगा जाके। समी साहब, ये बहुत कम बिजली चाहिए होती है, मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें क्या है। ठीक है, अल्लाह करे कि लोड शेडिंग का शिकार ना हो ये रेलवे के नए इंजन। हाँ, चले हम सबसे पहले हमने बात कर ली लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन, जहाँ पर एक सरकारी फलाही इदारा है जहाँ पर खवातीन को भूखा प्यासा कैद में रखा जाता है और जिनसी तौर पर उन्हें हिरासा भी किया जाता है। हमारे नुमाइंदे उमर याकूब भी हमारे साथ होंगे, उन्होंने ही ये स्टोरी दी थी, उनसे ही मजीद डिटेल देने की कोशिश करेंगे। कैसे फलाही इदारों का मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों को पनाह देना है? मुझे इससे एक बात याद आ गई। हाँ, मैंने जब पहली दफा जर्नलिज्म में मुझे ड्यूटी लगी कि जी पागल खाने का मैं एक फीचर में तो सब करके लाऊं, तो मुझे पता चला कि ये जो पागल खाने का स्टाफ है इसकी ट्रेनिंग और जेल की, आज का मुझे नहीं पता, मैं बहुत पुरानी बात करूं तो वो जेल से ही तैयार होके आता है और फिर उन्होंने मुझे अंदर यानी एंटर करके बाहर से ताला लगा दिया। मुझे और मेरी एक फोटोग्राफर होती थी जरका। अच्छा। पहले तो मैं डर गया, आप तो बहुत खुश हुए होंगे मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। अच्छा, मुझे स्ट्रेंजली इनफ दे वर वेरी स्वीट पीपल अदरवाइज, लेकिन मैंने जो उनके अंदर कंडीशंस जाके देखी कि सदियों और सालों से, और यही हम वेलफेयर में, यही हम दारुल अमान में लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं जब ये बात करता हूँ ना कि जब आपकी प्रियोरिटी आम आदमी नहीं है, उसे भेड़ बकरी की तरह आपने रखना है, तो बैतुल माल के अब ज़मरुद खान साहब जो हैं इसके हेड हैं, वो बताएं हमें कि ये क्या हो रहा था यहाँ पे। कहते हैं इसका दूसरा एंगल भी होता है समी साहब कि दारुल अमान वालों की भी मजबूरी होती है, उन्हें बाहर ना निकलना दिया जाए जिस हालात में, जिस सूरत हाल में वो लोग वहां पर आकर पनाह लेते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ। कि उनके कुछ अपने असूल हैं जो वहाँ पर जो लोग जिनको रखा जाता है उनको उन्हीं असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। और सबसे बड़ी क्योंकि दारुल अमान कि जहाँ पर अमान दिया जाता है, ऐसे लोग जाते हैं जो मुआशरे में जिनको कोई ख़तरा होता है या जिनके पास कोई सर छुपाने की जगह नहीं। लेकिन जो रात जो स्टोरी है, जो पर्टिकुलर, मैं इसी कंटेक्स्ट में बात करूँगा, मैं चीज़ों को जनरलाइज करने का आदी नहीं हूँ। इस पर्टिकुलर कहानी में एक तो बच्चा स्कूल से वापस आया, वो बेचारा रात 10 बजे तक बाहर बैठा, उसको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ताला लगा दिया, फैमिली पूरी अंदर थी। और फिर जो खातून के जो एलिगेशन है कि हमको वो जो वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मजबूर करती थी कि हम जिनसी तौर पर भी गलत काम करें, तो वो एक ये इतने सीरियस एलिगेशंस हैं कि जो जगह जिसका नाम दारुल अमान है, जो लोगों को अमान फराहम करने वाली जगह, वो तो अमान फराहम करने के बजाय लोगों को जिंदगियां जीरन कर रही है। तो ये बड़े सीरियस एलिगेशन है। और इसने जो काजी साहब ने कहा ना कि हमारा जो सिस्टम है उसमें जो एक लेक्यूना है वो भी उसको भी हाईलाइट करता है। देखें, कल हमने स्टोरी की 5 बच्चियां रेप हुई, कैसे जनरलाइज ना करें। इस समाज में सिर्फ एक जो गरीब आदमी है 70-80% ना उस पर कानून लागू हो रहा है क्या? अगर तो दारुल अमान का ये वायद एक वाकया से पहले नहीं हुआ और इससे बाद नहीं होगा, कोई गारंटी देता है, तो हम इसे जनरलाइज नहीं करते। जनरलाइज हम मेतू साहब और शाजिया इसलिए कर रहे हैं कि ये हम हर रोज ये देखते हैं कि एक ही तबके को आप टारगेट करते हैं, जिससे आप टैक्स ले रहे हैं, जिससे आप पैसे इकट्ठे करके मैनेजमेंट के नाम पे रियासत चला रहे हैं, उसी को आपको चल रहे हैं। तो अब ये सामने, और फिर आप कहते हैं भाई ये तो जमहूरियत भी है माशाल्लाह। चलिए उमर से बात कर ले। तो उमर हमारे साथ है लाइन पे। उमर, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा उमर, ये बताएं कि जब से हमने ये खबर ब्रेक की है, आपने ये खबर दी है, कोई एक्शन लिया गया है इस पर? जी शाजिया, क्या किस अफसोसनाक वाकया है। मैं आपको बताऊं कि 1.5 दिन गुजर चुका है
ये लोग अभी भी अपने कमरों में उसी तरह ही बंद हैं। और ये भी सभी साहब कह रहे थे कि शायद सिक्योरिटी की वजह से बाहर ताला लगाया गया हो। मैं आपको बताता हूँ, ये सोशल वेलफेयर का एक पूरा एक इदारा है। इसके अंदर काफी ज्यादा शोबे बने हुए हैं। कहीं पे बच्चों को रखा जाता है, कहीं पे खवातीन को, एक पागलों के लिए भी एक इन्होंने अलहदा से इन्होंने बनाई हुई बिल्डिंग। तो ये इमारत को ताला लगाना बनता नहीं है। मेन गेट पे ताला लगा होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं ताकि बाहर कोई ना आ सके और अंदर आने के लिए पहले परमिशन ले कोई भी आए। तो अंदर ताला किस लिए लगाया गया है, ये जब हमने इंतजामिया से पूछने की कोशिश की तो सबके मुंह पर ताला लग गया कि क्या कोई कुछ भी बताने से कासिर था। और ये खवातीन के सिर्फ ये कहना था इनको 1.5 दिन से बंद किया हुआ है। और अब जब सुबह दूध देने के लिए बच्चों का एक शख्स आया, ग्वाला आया, तो उसको भी मना कर दिया गया कि दूध भी नहीं देना। तो ये तो बेचारे इस वक्त उनके लिए तो ये मैदान करबला बना हुआ है, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। और वैसे भी जो इनकी मुतलका जो दारुल फलाह की हेड है वो तो पाकिस्तान में ही नहीं है। उनसे जब हमने जो मुलाजिम था उससे पूछा कि वो कहाँ है, वो कहते कि वो तो हज पे गई हुई है, वो 2 दिन बाद आएंगी, तो आप उनसे आके मौकफ ले लीजिएगा। मैं तो चंद हजार रुपए पे नौकरी करता हूँ और मुझे तो नहीं पता। उमर, सरकारी इदारा है, किसी और इंतजामिया के किसी और अहलकार ने भी बात नहीं की कि इतना बेईमाना सलूक इन बच्चों के साथ, औरतों के साथ क्यों किया जा रहा है, और खास तौर पर औरतें जो शिकायत करें कि उन्हें जिनसी तौर पर हिरासा किया जा रहा है। बिल्कुल, इस पे ना रात को ही फरजाना बारी साहिबा ने बड़ी अच्छी खासी लंबी तकरीर की थी, लेकिन उसके बाद वो खुद भी शायद कहीं खो गई और भूल गई कि ये अच्छी खासी उन्होंने बात की थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा उमर, मैं आपको जरा वाजे करें, ये कल से अंदर बच्चे और खवातीन बंद हैं, सुबह दूध भी नहीं इनको दिया गया, रात का खाना भी नहीं दिया गया, तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं और ये भूखे प्यासे अंदर बंद हैं ये बच्चे और खवातीन? जी बिल्कुल, जब मैंने उनसे पूछा ना कि आप भूखे प्यासे हैं, तो उनका ये कहना था कि 10 मुहर्रम को जो हमें खाने के लिए बाहर से लोगों ने जो सामान नजर न्याज का जो सामान आया था वही हमारे पास कुछ बचा कुछ रह गया था, उसी पर हमने गुजारा किया। और जो बच्चा बाहर स्कूल से वापस आया था उसको बाहर ही खड़ा रहने दिया रात भर। एक दूसरे जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, 2-2 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जाता है, वहाँ पर उस बच्चे ने बाहर एक टेबल के ऊपर रात गुजारी है और जो बचा कुचा खाना था सिर्फ वही उसी से गुजारा किया। और अब सुबह का जब वक्त हुआ और दूध वाला आया तो उसको भी रोक दिया गया है। और जब मैंने मुतलका पुलिस से बात की तो एक नई कहानी सामने आ गई कि एक खातून को ये सोशल वेलफेयर के इंतजामिया ने सिर्फ इस इल्जाम में कि वो बच्चा अगवा करने लगी थी उसको पुलिस के हवाले कर दिया है। और मैंने जो मुतलका जो SHO थी बुशरा, उनसे मैंने पूछा कि वाकई कुछ ऐसा था, तो वो कहती कि नहीं, उसकी अपनी गोद में 2 बच्चे हैं और इतने प्यारे बच्चे हैं कि मेरे अपने बच्चे इतने प्यारे नहीं होंगे। इतने वो कह रही थी कि ये तो शक्ल से नहीं लगती कि इसका, मैंने फैमिली से भी बात की है, इसके ससुराल से भी बात की है, इवन कि इस लड़की की ससुराल वाले भी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इस लड़की ने फिलहाल ऐसी जिंदगी में कोई ऐसी हरकत तो नहीं की थी हमारे साथ, लेकिन इनका कोई आपस में इख्तलाफ हुआ मियाँ बीवी का, जिस पर वो तलाक लेने के बाद इधर चली गई। बाकी अजीब ही सूरत हाल होगी है, ना तो किसी ह्यूमन राइट्स के कोई इदारा है, कोई किसी ने आके इनकी दाद रसी की, ना इनसे पूछा गया। बस अभी तक ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। समी साहब, ये टाइम है NGOs के जो ये देखिए पता क्या है, ये इसको ना देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर ये असूल है या ये समझे कि ये वतीरा है सरकारी इदारों का कि जब कोई वाकया हो जाता है तो उसके बाद फिर उनको हरकत में आती है। अब देखें ना, काजी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि एक मेंटल हॉस्पिटल में उन्होंने फीचर किया, वहाँ पे ऐसे पागल होते हैं जिनको वो जंजीरों से बांध देते हैं। बिल्कुल होता है। अच्छा, जंजीरों से इसलिए बांध देते हैं कि उनको ये खतरा होता है कि ये अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा या किसी और को नुकसान पहुँचाएगा। अब वो जो पागल है उसको इलाज के लिए लाए हैं या उसको कैद के लिए लाए हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में मुझे अंदाज़ा ये है कि ये जो ख़वातीन और बच्चे हैं इन्होंने कोई वहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ कोई बात की होगी, उसके एहतजाज किया होगा, उसके रवैये के खिलाफ। अब ये एहतजाज का जो है ना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में किसी ताकतवर के सामने उसकी करतूतों को सामने लाना और एहतजाज करना, ये बहुत बड़ा जुर्म। तो ये जुर्म है। वो जेलर जो वो उसका मतलब है, ही इज बिहेविंग लाइक अ जेलर, मतलब बादियुल नजर में हमें ये नजर आता है। ये वक्त नहीं, हमारी जो NGOs के लोग हैं जिनके बारे में आप भी बात करते हैं, सबसे बड़ा तो ये सरकार का काम है। NGOs तो प्राइवेट इदारे हैं ना शाजिया। अब फिर जब मैं बात करूंगा ना, अब ये जो बात है इस पर बात करेंगे तो फिर हमारे जो पंजाब हुकूमत के दोस्त है वो भी खफा होंगे कि जनाब आप तो एक पार्टी को हिट करते हैं। अब मुझे आप ये बताएं, कहाँ गई वो गुड गवर्नेंस? आज मैं ये सवाल करता हूँ, 24 घंटे से 24 घंटे से ये पाकिस्तान
बैतुल माल फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो पंजाब गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? कोई भी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के भी लोग नाराज हो जाएंगे। अब मुझे ये बात बताएं कि ये लाहौर में हुआ ये वाकया 24 घंटे से ज्यादा हो गई, ये जिस महकमे का भी है, चाहे आप जो बात कर रहे हैं, चाहे सुभाष साहब, ये ह्यूमन राइट्स कहाँ है दोनों, मुझे देखें प्राइवेट सेक्टर हो, ये ह्यूमन राइट्स का जो एक धंधा यहाँ चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। मैं एक किताब थी लॉर्ड्स ऑफ पॉवर्टी के नाम से, एक अफ्रीका में एक बंदे ने 40 साल एनजीओ में काम किया, तो वो फरमाने लगे कि जनाब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट जो है ना, जो खैरात इकट्ठी होती है 98% तक है, 2% नीचे लग जाता है, चलें इसे थोड़ा नीचे ले आए। तो ये सारा आबे का हवा इस किस्म का है कि ये उनकी फलाह बहबूद के लिए नहीं है, ये कुछ और लोगों की फलाह बहबूद के लिए, कि अगर आपकी नौकरी फलाह के एक इदारे में लगी है जो जिसका मकसद ये है कि मजदूरों को फैसिलिटेट करे, उनके अपने पक्ष देखें, उनकी गाड़ियां, अभी सोशल जो डिपार्टमेंट है, क्या उसे कहते हैं, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, वहां चले जाएं, वहां के पर्क्स देखें, वहां देखें, और वो उस मजदूर की हालत देखें जिनकी हालत ठीक करने के लिए वो 1000 रुपए लेने गया हुआ, सोशल 1000 रुपए वहां लेने गया हुआ। बहरहाल इस पर हरकत में आना चाहिए, सरकारी इदारा है, प्राइवेट इदारा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये लाहौर का शहर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि किसकी हुकूमत थी, चलें ये वफाकी हुकूमत की होगी, उनको करना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं यहाँ पर शहर में, वो हमारे नुमाइंदे ये बता रहे हैं कि वो 24 घंटे से टीवी पे रात 12 बजे की स्टोरी आ रही है, 24 घंटे से वो लोग बंद हैं, दूध वाले को भी रोक दिया गया, बच्चे और खवातीन भूखे प्यासे हैं, उनको किसी ने खाना नहीं दिया। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये मुआशरा खड़ा कैसे रहेगा। इस खबर पर जरूर कोई एक्शन होगा और जो बच्चे कैद हैं, ये एसएचओ का इलाके के एसएचओ का काम है, वो जाए और उसको उनको आजाद करा दे। आपने जो उम्मीद की बात की मैंने जिक्र किया था, मुझे वो कागज जी याद आ रहे हैं जो ये लिखते थे कि सीमेंट में बजरी जो है वो ज्यादा मिला देते हैं, बिल्डिंग खड़ी करके ऊपर माशाल्लाह लिखकर ये तवक्को करते हैं कि अल्लाह अब इस बिल्डिंग को गिरने से बचाए। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको हाल दिखाएंगे रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल का, और दिखाएंगे कि किस तरह एक चूहा एक नौमौलूद बच्चे को काटता रहा। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। रावलपिंडी से कॉलर है वसीम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम अहमद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ी देर बाद आपकी कॉल मिली है जी। तो मैं ये एनजीओ के बारे में बात करनी थी। ये तो खैर गवर्नमेंट की एनजीओ है ना, तो इसके अलावा जो प्राइवेट जो दूसरी जो एनजीओ हैं, ये तो सारी की सारी माल बनाने के लिए बनाई गई है, अरबों की इनकी प्रॉपर्टीज है, अरबों रुपए की, ये सब टोटल फ्रॉड है। सही। तो इनके बारे में जो है ना, वो आपको मैं अलहदा से कोई मुझे कॉल करे मैं बता सकता हूँ। आपको पता है ये लोग फिर पीछे भी पड़ जाते हैं, जैसे अभी ये वाकया जो आप कह रहे हैं कि उस बेचारी खातून को इन्होंने थाने में बंद करवा दिया है। चले ठीक है, आप हमें मेल कीजिएगा, नोट कर लिया है और इंशाल्लाह आपसे अलहदा गुफ्तगू करके हाँ तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं अगर कोई आप इंफॉर्मेशन देना चाहें। फरद अमेरिका से कॉलर है। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गई। सब अब हम बात करेंगे, पहले हमने आपको बताया कि सरकारी फलाही इदारे का हाल। अब सुन लीजिए सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है। रावलपिंडी का अस्पताल है होली फैमिली अस्पताल। समी साहब का सब कल की ये स्टोरी आप लोगों ने भी देखा होगा, किस तरह से अस्पताल में एक चूहा जो था वो नौमौलूद बच्चे को काटता रहा। एक ऐसा सफाई सुथराई का इंतजाम है जहाँ पे लोगों को सेहत की बजाय बीमारियां मिलना शुरू हो गई। अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा, कल हमने पीआईसी की बात की, यहीं पे बच्चों के वार्ड में आग लगी थी और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ ना उसका। मैं तो साहब कोई आपके तो किसी को रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कि फलां किसी बंदे ने किया। रिस्पांसिबिलिटी वो जो होती है ना, वो बंद कमरे में फिक्स होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये जैसे फॉलो अप बंद हुआ, बस वो जो झाड़ झूड़ के यार तुम ख्याल करना चाहिए, ख्याल करना यार, बच्चे मर गए, देखो बच्चे भरे हैं, बच्चे यहाँ ऐसा ना मैं इस किस्म की बातें और खत्म फिनिश। और यही वजह है, कल ख्वाजा सलमान रफीक साहब कह रहे थे कि जी हमने हर चीज की इंक्वायरी कराई है, हमने सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे थे, वो मैं प्रोग्राम में देख रहा था। नहीं, उनसे पूछे कि डीटीएल होता है, यानी दवाइयों की वजह से बंदे मरे हैं ना पीआईसी में, तो वो ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट, वो ओरिजिनल की रिपोर्ट हमने ब्रेक की थी कि उन्होंने 3 साल पहले बता दिया था कि जो आप जो दवाइयां परचेज कर रहे हैं इसकी डीटीएल नहीं हो रहा। और एक तो डीटीएल भी जरा नाज़रीन को ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ओरिजिनल पाकिस्तान की रिपोर्ट में बताया गया था कि ये नहीं हो रही दवाइयों की। और एक यहाँ हॉस्पिटल है डेंटल हॉस्पिटल लाहौर का, उन्होंने तो ये देखे कमाल कर दिया कि उन्होंने ये कहा उस रिपोर्ट के मुताबिक कि हमने दवाई दी लोगों को तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा दवाई ठीक है।
यानी इंसानों पे जहाँ दवाई कुछ टेस्ट हो जाए, हाँ टेस्ट कर रहे हैं आप इंसानों पे दवाइयाँ, बंदों पे टेस्ट हो बंदों रहे पे थे। बंदों पे टेस्ट हो रही है, कुछ हो जाए तो बंदों ठीक को एज ए लेबोरेटरी यूज कर रहे थे। नहीं, अब देखें, इनके पास एक लेबोरेटरी है। आज ख्वाजा साहब से पूछें कि क्या आप ये गारंटी करते हैं कि इस सूबे में बिकने वाली दवाइयाँ या अस्पताल में मरीजों को दी जा रही हैं जो उनका 100% DTL हो रहा है? कोई गारंटी अच्छा, ये तो आप जुल्फकार दवाओं की बात कर रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपका फूड टेस्टिंग जो है ना, वो कई महीनों से मामला रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका झगड़ा चल रहा है। वो यहाँ पे सैंपल ले जाते हैं फूड के, लेकिन वो पड़े पड़े वहाँ पे खराब हो जाते हैं, उनको टेस्ट करने वाला नहीं है। जो आप बाजार में जाके खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि ये हफ्जाने सेहत के असूलों के मुताबिक। आपने वो जे पिंडी के हॉस्पिटल की बात की, तो ये भी दुनिया न्यूज ने ही खबर ब्रेक की थी, जो वो गोश्त जो मिलता है लोगों को, वो भी चूहे खा रहे थे पिंडी में। ये बहुत ज्यादा चूहों की तादाद में इजाफा हो गया, और ये चूहे जो है ये ताउन जैसी जो बीमारी है उसका बायस भी बन सकते हैं। कोई एपिडेमिक जो है वो भी शुरू हो सकती है। लेकिन जो इंतजामिया है, जो बेसिकली वो अपने फ्राइज वो नहीं अंजाम दे रही। ये आम आदमी का अस्पताल है, सेंसिटिव एरिया। देखिए यहाँ 5 स्टार हॉस्पिटल भी हैं, चूहे क्या वहाँ कोई गरीब इंसान भी नहीं घुस सकता, ठीक है, वहाँ यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। वैसे चूहे और गरीब इंसानों में ये लोग कुछ ज्यादा फर्क नहीं रखते। आप और सरकार तो हमारे साथ यही करते हैं, मगर सभी साहब नहीं, मैं आपको चूहा हरगिज़ नहीं समझता, आपको सईद काजी समझता। आप हमें चूहा ही समझते हैं और आप हुक्मरान हमें चूहे के तौर पे डील करते हैं। मगर मैं ये कह रहा हूँ, ये देखे ना, ये पब्लिक हेल्थ इज नॉट द इशू ऑफ द गवर्नमेंट। एजुकेशन से हमने हाथ साफ कर लिया, हमने हेल्थ से वो चली हुई है सेंटर से 18वीं तरमीम के बाद, अभी सूबे में नहीं पहुंची, और जब तक पहुंचेगी न जाने कितनी जिंदगियां तल्फ हो जाएगी। तो इशू क्या है? इशू ये है कि हम ना अपने लोगों को तालीम देना चाहते हैं, ना जो 2 बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक हेल्थ में और एक तालीम में। किसी समाज में इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती है, और वो हम करना नहीं चाहते। वो देख रहे हैं इस बारे में भी कोई तहकीकात नहीं होंगी, कमेटी कुछ भी नहीं। मैं देखिए, ये मुआसरा थोड़ी सी तस्वीर इसमें कह जो 2002 या 3 का वाकया है, बागे जना लाहौर था। यहाँ पे कुत्ते, एक वहाँ चौकीदार था, उसके बच्चे को ही खा गए, बच्चे को खा के मार दिया। नहीं उसको, ये तो है ना, ये तो बच्चा बेचारा थोड़ा सा बच गया, उसको उन्होंने, क्योंकि हॉस्पिटल में था, वही खुशकिस्मत था, हॉस्पिटल में था, वहाँ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उसकी हो गई। तो वो पता ही सुबह चला कि रात को इस बच्चे को कुत्ते खा गए, इंसान के बच्चे को कुत्ते खा गए, छोटा सा बच्चा था। अब इस सोसाइटी को देखें, ये बहुत खतरनाक किस्म का रुझान है, और हॉस्पिटल में चूहा आगे बच्चे को काट दे, आपको पता ही नहीं चल रहा है। मगर ये इससे बड़ी ओनली इन पाकिस्तान, ये दुनिया भर में सोच सकते हैं कि 800 रुपए आपकी स्टोरी थी ना, 800-850 रुपए पर हेड आप एक आदमी की सेहत पे खर्च करते हैं। तो हजूर शुक्र करें अभी चूहे ही आए हैं, कुछ और नहीं आ गया। आप देखें ना, आप कैसे करते हैं। जब हम सोसाइटी का क्या करें, हम जो ऊपर रूलिंग जो हमारा बजट बनाते हैं, जो हमें बड़े बड़े जमहूरी मैनिफेस्टो देते हैं, उनके मैनिफेस्टो में एजुकेशन में इमरान खान ने बहुत बड़ी एक जस्ट लगाई, और उन्होंने फरमाया जी कि मैं GDP का इसका डबल कर दूंगा। डबल कर देंगे तो 1600 रुपए हो जाएगा। तो इट मींस कोई भी पार्टी हमें सेहत की सहूलियात देने में इंटरेस्टेड नहीं है। चले, बहरहाल जो तहकीकाती कमेटी बनाई खानापुरी से ज्यादा हम इसको जुल्फकार कुछ कह नहीं सकते। जुल्फकार से रेलवे वाली स्टोरी नहीं, पहले रेलवे पे जाने से पहले ही हम, क्योंकि बलूचिस्तान भी डॉक्टर्स का इशू है, वो भी हॉस्पिटल्स का इशू है, वहां पर हड़ताल इसलिए हो रही है कि डॉक्टर्स ने ये कहा है कि हमें अगवा किया जा रहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और उनका एक बड़ा सीनियर डॉक्टर, महीने से ज़्यादा हो गया, 6 हफ्ते हो गए, डॉक्टर सईद, उनको किडनैप किया गया और वो वापस नहीं आए। तो ज़रा फिगर देख रहे थे, सिर्फ इस साल में 35 डॉक्टर जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं, और 65 के करीब जो हैं वो अगवा हुए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रैंसम दिया, फिर भी वो एक डॉक्टर तो बेचारे 60-65 लाख रुपए उनकी फैमिली ने दिया, फिर भी उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन अलमिया क्या बलूचिस्तान का, कि बजाय इसके कि वो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि वो जो डॉक्टर अगवा है उसको रिहा करवाएं, उन्होंने जो सूबाई हुकूमत है बलूचिस्तान की, डॉक्टर्स के खिलाफ ही क्रैकडाउन कर दिया है। यानी जो अगवा करने वाले हैं उनको कुछ नहीं कहा, और जो बेचारे मरे हुए थे उनको कि जी हम नए डॉक्टर भर्ती कर लेंगे, निकाल लेंगे। भाई जो नए डॉक्टर भर्ती करेंगे उनको भी तो सिक्योरिटी आपने फराहम करनी है, क्या वो सिक्योरिटी प्रूफ होंगे? कल वो भी इसीलिए जरा बात कर लें। फरीदुल्लाह है हमारे साथ लाइन पे। जी फरीदुल्लाह, ये तो उल्टा डॉक्टर्स को ही भुगतना पड़ गया। वो डॉक्टर की बाजियाबी के लिए मुजाहरे कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, अब उन्हें उल्टा अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर सईद को जो LRBT के MS हैं, गुज़श्ता माह की 16 तारीख को अगवा कर लिया गया था।
जिसके बाद से ताहाल हुकूमत उन्हें तो बाजियाब नहीं करा सकी। अलबत्ता जिसके बाद जो है एक्शन लेते हुए जो डॉक्टर से पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें उनकी जो जमानतें थी वो कैंसिल करवाई गई हैं। अब जो है कल रात को जो उन्होंने शोबा हादसा जो सिविल अस्पताल का वो तो खुलवा दिया, उसमें जो डॉक्टर्स आए थे उन्हें ड्यूटी पे बिठवाया, और लेकिन उनके जो PMA वाले हैं दोबारा आए, उन्होंने डॉक्टर्स को उठा लिया और कैजुअलिटी दोबारा बंद करा दी। लेकिन फिर पुलिस ने, इंतजामिया ने जो है कि FC को तलब किया, उसके बाद दोबारा डॉक्टरों को लाके इमरजेंसी जो है रिस्टोर तो करवा दी। लेकिन साथ ही जो है डॉक्टरों पे, तो डॉक्टरों के जो मुतालबात है वो भी हक बजानिब है कि उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, डॉक्टर सईद को बाजियाब कराया जाए। लेकिन ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया। जितना हुकूमत का जितना गुस्सा है वो डॉक्टरों से उतारा जा रहा है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो डॉक्टरों की जानिब से हो या हुकूमत की जानिब से हो, वो आम शहरी, आम मरीज जो गरीब है यहाँ बलूचिस्तान का, मतलब 30 अजला से वो इतना लंबा मुसाफा तय करे कोयटा के BMC अस्पताल में या सिविल अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए आता है, उससे ही तमाम खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने ये कर दी गया है तमाम जो सरकारी हॉस्पिटल उसके शोबा हादसा के लिए और बोलान मेडिकल कॉलेज के लिए जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी खिदमात कॉन्टेक्ट बनाते। अच्छा फरीदुल्लाह, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करूंगा। मैं ये कुछ पढ़ रहा था, डॉक्टर्स की जानिब से जो चीजें सोशल मीडिया पर भी आई हैं, उनका ये कहना है कि जो वहां के वजीर आला हैं उनके भाई भी इसमें मुलव्वस हैं, और भी बड़े बासर लोग हैं। ये जो किडनैपिंग हो रही है, डॉक्टर्स की अगवा जो किए जा रहे हैं, उसमें वो मुलव्वस हैं। वहां पर आप क्या सुन रहे हैं कोयटा में? जी बिल्कुल, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल दुरुस्त, ऐसी बातें की जा रही है। खुद डॉक्टर के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे कही है कि वजीर आला के जो भाई हैं या दीगर अफराद हैं जो बासर शख्सियात हैं वो इन चीजों में मुलविस हैं। अब ये काम तो अब हुकूमत का या इंतजामिया के हैं, जो लोग मुलविस हैं उन्हें पकड़े, क्योंकि एक ऐसा सिलसिला है आज तक कोई बड़ा अगवाकार पकड़ा नहीं गया। आए रोज यहाँ से लोग अगवा होते हैं, उन्हें सामान दे के अदा कर दिया। डॉक्टर अगर मामला में देखा जाए, इनके घर वालों से भी 3 करोड़ रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो उनके घर वालों के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, गरीब सा डॉक्टर है, गरीब परवर इंसान है, वो 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा और कहाँ से अदा होंगे? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या है, ये भत्ते का कारोबार चल रहा है, और वो मुबैना तौर पे स्टोरी समी साहब ने भी देखी, और वो भी बता रहे हैं कि जनाब उनमें नाम उन लोगों का आ रहा है जिन्हें हमारी हिफाजत करना चाहिए, और वो बता रहे हैं नहीं जी ये तो उसके साथ शामिल है। तो ये इसमें क्या सूरत, क्या कमेंट और हो सकता है? बहुत अफसोसनाक। साहब आप कुछ हमें बताना चाह रहे थे? जी, मैं जो स्टोरी पहले मैंने शुरू में जिसका आपको टीजर दिया था उसमें ये है कि 1970 में पाकिस्तान में पहली बिजली की ट्रेन चली थी, और 29 इंजन जो है वो उस वक्त खरीदे गए थे, और उसकी लागत जो थी पूरे निज़ाम की वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए थी उस वक्त। अब वो सिस्टम ख़त्म होते 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 2009 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उस बिजली की ट्रेन को बंद कर दिया गया। अच्छा। और कहा यह गया कि ये अब वायबल सिस्टम नहीं है। हालांकि ये उल्टी गंगा थी, क्योंकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रीफाई कर रही थी। इंडिया ने 6000 किलोमीटर को अभी पिछले 2-3 साल में अपनी ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई किया है, और ये दोनों एक ही वक्त में रेलवे, आपको पता है यहाँ तो घरों में बिजली बंद हो गई, तो ट्रेनों की बात करते हैं। समी साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बिजली की जरूरत थी, जो पीक गई है गर्मियों में, वो 19,000 मेगावाट थी। पूरे मुल्क में 300 ट्रेनें चलाएं तो 200 मेगावाट चाहिए। अच्छा, सिर्फ यानी 200 मेगावाट। ये भी बताते चलें कि अगर ये चलें, मैंने जो पढ़ा था फिगर के जो इसका किराया है आम आदमी वो 18% बनता है, दीगर जो मीन्स ऑफ नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब लेटेस्ट जो अभी है ना, अभी आप देखें कि 5.15 लीटर डीजल जो है ना, अगर एक इंजन में डालें, 500 रुपए का, ये 525 रुपए, ये 592 रुपए 25 पैसे का, 600 रुपए का, ठीक है जी। और ये 1000 जो वजन है लेके चले, तो 1000 टन वजन लेके चले और 1 किलोमीटर तय करे, तो ये 5.15 लीटर 592 रुपए का है। इसके मुकाबले में अगर इलेक्ट्रिक इंजन इसको लेके चले तो 14.7 किलोवाट आवर, यानी 14.7 यूनिट बिजली चाहिए, जो ये 9 रुपए 90 पैसे इनको यूनिट मिलता है रेलवे को, तो ये 145 रुपए की। अच्छा। यानी 4 गुना सस्ता मिल रहा है। तो 4 गुना सस्ता नहीं भाईजान, जब ये चलेगी तो आप 4 गुना सस्ती टिकट ना करें, 2 गुना सस्ती आधी कर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये सस्ती कर देंगे? ये डेफिनेटली इनको करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एक कॉस्ट के ऊपर हो रहा है ना। जब रेलवे कहता है कि हम टिकट बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट बताता है ना कि हमारी ये कॉस्ट, हमारी ये कॉस्ट, हमारी ये कॉस्ट। अब आप देखें इस पे अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि चाइना ने एक ऑफर दी है, ये भी एक खबर है। उस समरी वो तैयार हो गई है। कल मैंने रेलवे हेडक्वार्टर में वो समरी देखी है, 49 पेजेस हैं उसके। वो उन्होंने जीएम को भेज दी थी अपने ऑपरेशंस को, और वहाँ से चेयरमैन रेलवे और फिर फेडरल कैबिनेट। ये एक प्रोसीजर है। चीन ये कह रहा है कि 200 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है
पाकिस्तान में 300 ट्रेनें चलाएंगे, 450 इलेक्ट्रिक इंजन लाएंगे और 3 साल में इस पूरे निज़ाम को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे और 200 अरब जो इसकी कॉस्ट है वो हम खुद लगाएंगे। 6 साल में हम इसको रिकवर कर लेंगे। मुझे एक सवाल का जवाब सुन ले जरा पहले, ये तो बात सुन ली साहब, ये बड़े अहम हक़ाइक़ है। वो करें आप 6 साल में हम ये अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे और बाकी 42 साल ये फ्री होगा आपके लिए निज़ाम। अब इसकी स्टोरी पीछे से सुने। ये 2004 से ये केस चल रहा है। अच्छा, कौन नहीं चलने देता इसको? 8 साल वो लोग नहीं चलने देते जो डीजल माफिया जिनको कहा जाता है रेलवे में। 11-12 अरब रुपए का डीजल काजी साहब खरीदा जा रहा है। इसके अलावा भी तो उसकी चोरी भी हो रही है। ये जो ट्रक वाले हैं, ये ट्रकों वाले हैं, ये जो ट्रक माफिया बाद में आया है, जिसमें ये आपके वजीर ट्रकों में तो वो एनएलसी ज्यादा बड़ा माफिया है, प्राइवेट ट्रकर्स तो बिलौर साहब जो है वो भी तो माफिया है। वो तो कहा जा रहा है ना, जो लतीफा है ना वो ये है कि हर साल पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है रेलवे के मुलाजमीन की जो है वो 70-80 हज़ार मुलाजिम है, उनको तनख्वाहें देने के लिए 40 अरब डाल रही है। ठीक है, इस निज़ाम में अगर आप 3 साल का है तो ये 70 अरब चाहिए 1 साल का। मैं कहता हूँ इसको छोड़ दें, आप 5 साल में कर लेते, 5 साल में करते तो 40-50 अरब, 40-50 अरब रुपया सड़कों की मरम्मत और नई सड़कों की बहाली, यानी NHA का बजट जो है वो 40-45 बिलियन है, इनको जो है 10 अरब मिल रहा है। यानी ये एक पूरी ग्रिप है उन इश्यूज में। एक समरी मैंने पढ़ी है, आप हैरान होंगे, ऑफिशियल समरी है रेलवे की, कि एक ऐसे लोग बीच में माफिया है जो इस इलेक्ट्रिक ट्रेन को नहीं चलने देना चाहता। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे एक अफसर आ गए हैं, GM है, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने मैकेनिकल का होने के बावजूद इलेक्ट्रिक को सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि अब ये इंजन 4 जो हमारे खड़े हैं, कम से कम 4 इंजन हम 15 दिन में बहाल कर देंगे इलेक्ट्रिक के। अच्छा। ये तारें उतार रहे थे, ये वो भी तो जुल्फकार, वो जो सारा लाहौर खानेवाल के दरमियान वो जो तारें थी इलेक्ट्रिक वो तो सभी बेच दी, चोरी कर दी। वो सभी साहब उसमें भी बड़ी स्टोरी है। उसमें ये है कि ये 289 किलोमीटर का ये ट्रैक था लाहौर टू खानेवाल। अब सिर्फ कोट लखपत से लाहौर तक रह गया, बाकी उन्होंने उतार लिया है या चोरी कर ली। तारें चोरी नहीं हुई है, कुछ रेलवे ने खुद भी उतारी है, मैंने ये मुनासिब नहीं कहना। 20% कह लें चोरी हुई है। अच्छा। जो उनके ऑफिशियली मसलन लोग बताते हैं, नाम नहीं अपना लेते। इसका मतलब ये वो कहते हैं 100 टन तार चोरी हुई है, 100 टन। और ये कॉपर 99.9% कॉपर वायर है जिसकी प्राइस मार्केट में 700 रुपए फी किलोग्राम। तो आप अंदाजा करें 100 टन जो है वो 1 करोड़ रुपए की। अब आप कमिंग बैक टू द स्टोरी, मुझे ये बताएं, ये आपको लगता है कि चाहे GM साहब जितने भी दयानतदार हो, यहाँ जो माफियोजी है, जहाँ पे जो तरीके हुक्मरानी पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं आपको, और जो आपका साफ्ती तजर्बा, आपको लगता है कि ये कुछ चला लेगा कि गरीब आदमी को सुख का सांस? भाई साहब देखें, ये अब मीडिया का काम देखें। अब इसकी वकालत जो है ना, अवाम की वकालत या अवाम के फायदे की बात हमने करनी है। एक सिस्टम 50 साल के लिए चल रहा है, 42 साल फ्री या 44 साल फ्री है, 6 साल में रिकवरी। जिस माफिया की आप बात करें वो चलने कैसे देगा? नहीं, अब हमारा काम ये देखें ना, हम तो दूसरी ये जो बात अभी इन्होंने की है, पूरी कौम सुन रही है इस बात, पूरी कौम सुन रही है। वो लोग जो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनके ये सुन के कि ये बात अब आवाम पर आ गई है, सामने सड़कों पर ये बात आ गई है, उन पर प्रेशर पड़ेगा। और ये जो जुल्फकार बात है, ये मीडिया का पॉजिटिव रोल है। देखें, पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर आते हैं ना, टॉक शोज में बैठते हैं, बातें उधर की टिकट नहीं मिल रही, टिकट मिल गई है, ज़मीनी इलेक्शन हो रहा नहीं हो रहा, इसको इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका वोट पड़ेगा नहीं, ये है असल इशू। आपने PIC की स्टोरी ब्रेक की थी ना इस वक्त, जहाँ पे क्या हुआ? कुछ ने सुना, करोड़ों आदमियों ने सुना इसी टीवी पे बैठ के कि बच्चे मार दिए हैं, आग लग गई है, दवाई खाने से बंदे मर गए, 17 बंदे आज हो गए, डेथ टॉल हो गई है, कोई पकड़ के दिखा दे हमें। इसलिए हम डाउट करते हैं कि ये इसके लिए हमें ऐसे स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसे हुक्मरान चाहिए जो अवाम के अंदर में से हो, वो खुद एलीट ना हो, तो उसके बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, काजी साहब हमारा काम अजान देना है, वो हम देते रहेंगे। हाँ, वो हम देते रहेंगे। और ये पाकिस्तान में बिजली की ट्रेन जो है ये आ जाए तो लोगों को बहुत लोगों को भी, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बड़ी कम हो जाएगी। पाकिस्तान की आप कह लेंगे 30% इकोनॉमी मूव कर रही है। भारत देखिए सबसे सस्ती जो ट्रांसपोर्ट है वो वहां पर ट्रेन है। लोग ये बिल्कुल आपने 50 अरब के डीजल इंजन खरीदने की बजाय 50 अरब इधर लगा दें, बच जाएंगे, पाकिस्तान बच जाएगा। अच्छा, एक और स्टोरी जो है वो भी एक है, इसी जिक्र करना चाह रहा था जुल्फकार, इस पे और कोई चीज तो नहीं आप बताना चाहते रेलवे पे? इसमें तो मेरा तो जो मेन जो आपने वो असल मैंने बता दी है। अच्छा, अब मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूँ कि शाजिया, जो एक और इशू हमारे लिए आएगा बढ़ के, जो एक प्रॉब्लम लोगों की जिंदगियों को भी लाहक है, ये जो इंसानी स्मगलिंग हो रही है। इसमें हज़ारों लोगों को जो FIA वाले और बाहर जो दूसरे लोग हैं बाहर भेजने का झांसा देके वो लोगों को लेके जाते हैं। और वो बताया ये जा रहा है कि गुज़श्ता 3-4 साल में मिलियंस ऑफ लोग जो है ना
उनको बाहर भेजा गया है और उनका कोई डाटा नहीं है, कोई ये नहीं है कि वो कौन लोग थे, वो पाकिस्तान के जरिए गए हैं, क्या वो पाकिस्तानी थे या बाहर से जो अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में भी ट्रबल पैदा की है। तो जो इसका खास पहलू जो मुझे नज़र आया, जो इस पे हम आगे चलकर हमारे लिए जो ख़तरनाक साबित हो सकता है कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हासिल करने बहुत आसान है। चंद हज़ार रुपए दे तो आपको पासपोर्ट्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। बाहर जब वो जाते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो बतौर पाकिस्तानी सामने आती है कि ये जी पाकिस्तान से आए और इनके पास पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स है। तो इससे ये एक तो ये इंसानों की जिंदगियों को खतरा ला के जिनको ये ले जाते हैं और बाहर वो रास्ते में कई ट्रेलर में दम घुट के मर जाते हैं, कई बॉर्डर फोर्स की वो फायरिंग से मर जाते हैं, कई भूख प्यास से मर जाते हैं। एक तो उसको रोकना जरूरी है, दूसरा अगर ये बात पूरी दुनिया में अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला बन सकती है। बहुत सारे ऐसे गुनाह जो और कौमियतों के लोगों ने किए होंगे वो पाकिस्तान के खाते में पड़ सकते हैं। हम ऑलरेडी एक अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस हैं। मैंने सेनेटर अनवर बेग साहब से बात की थी, मुझे नहीं पता अगर वो लाइन पर हैं, अगर लाइन पर हैं तो उनसे जरा पूछ लें इस मामले पर कि वो क्या कहेंगे। जी अनवर बेग साहब हमारे साथ लाइन पे। जी वालेकुम सलाम। अनवर बेग साहब, अभी हम बात कर रहे हैं इंसानी स्मगलिंग की, पाकिस्तानी जो है इसमें वो बहुत ज्यादा सामने आते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो ये रिपोर्टेड फिगर्स हैं 17 मिलियन 4 साल में गए, तो मेरी इत्तलात ये है कि FIA ने ये पिछले महीने या इसी महीने की शुरू में इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटीरियर को गालिबन ये लिख के दिया है कि ये 17 मिलियन लोग 4 साल में गए। ये जी अगर आप इसको अगर ये बात सच है तो 180 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 17 मिलियन अगर इस तरीके से इलीगली यूरोप के रास्ते चले गए हैं जैसे समी इब्राहिम साहब कह रहे हैं, कि ये तो एक बहुत सीरियस मसला पाकिस्तान के लिए बन सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा बड़ा ट्रेड उनके साथ है, हमें वो बहुत इकोनॉमिक असिस्टेंस वो दे रहे हैं। तो ये जो चीजें अगर इस तरीके की ये बात कहीं उठ गई, ये तो हमारी इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को होगी और हमारे खाते में सब कुछ आ जाएगा। फिर ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये हमारे खाते में आएगा जी, पाकिस्तान ये खुदा ना खास्ता एक्सपोर्ट कर रहा है, ये पॉलिटिकल पेट्रोनेजेस हैं या गवर्नमेंट इसको पेट्रोनाइज कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब FIA ने आइडेंटिफाई किया, अच्छा इसमें मैं बेग साहब एक तस्दीक कर दूं, ये 1.7 मिलियन है, ये वो फिगर जो है ना 17 मिलियन नहीं है। मैंने FIA के कुछ लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि ये जो एस्टिमेटेड फिगर है ना ये 1.7 मिलियन है। चलें जी 1.7 मिलियन भी अगर हो तो ये बड़ी तादाद बनती है। और जैसे FIA ने खुद ये जो प्रेस रिपोर्ट में कहा है कि जी हमें पता है ये किस पॉइंट से ये पाकिस्तान से एग्जिट करते हैं, तब आपको पता है कि एग्जिट पॉइंट कौन सी, मान नफरी ज्यादा लगाएं, आप छापे मारें और आप छापे मारें एट सोर्स जहां से ये चीज उठती, और ये ज्यादातर पंजाब के एरिया से है। और ये बहुत साहब वो जो छापे मारना जिनका काम है वो तो खुद पैसे लेके ये सब कुछ फैसिलिटेट करवा रहे हैं, वो तो सारे आपको पता है ये बड़ी प्राइस पोस्टिंग्स होती हैं जिसमें ये फ्लाइट्स भर भर के बाहर जाती रही हैं और बॉर्डर पे जो है ये तो बहुत ज्यादा पैसे देके पोस्टिंग ली जाती हैं। समी साहब वो बात तो सही है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये तो देखे ना पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से बदनाम होगा और जिस तरीके से हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं आगे चल के, खुदा ना खासा, ये तो हम वैसे ही इतनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये बहुत शुक्रिया अनवर बेग साहब, बहुत शुक्रिया। एक बात देखिए, पहली बात तो ये कि जब आप एक इकोनॉमिक डेवस्टेशन करके रोजगार खत्म कर देते हैं एक मुल्क में, तो लोगों के पास एक तरीका बचता है कि अपने असासे बेचें, किसी एजेंट को पकड़ें और यहाँ से बाहर निकल जाए। और फिर ये ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने रोकना है वो चाइना की साइकिल, वो तो शुक्र करते हैं, वो तो शुक्र करते हैं कि जी हमारे पास आए 17-18 लाख रुपया दे के 50 साल में साहब चाइना से साइकिल की स्मगलिंग नहीं रुक सकी, मतलब ये क्या रोकेंगे इंसानों को वहां जाने से। सभी से मुझे क्लोजिंग दें। जी जी प्लीज। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इस पर फिर कल अपनी जो स्टोरीज हमारी रह गई हैं उस पर कल बात करेंगे, कल कमेंट कर लेंगे। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए।